हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लाए हैं। इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर आप देखें। इसमें जो आपके मानचित्र वाले सवाल रहते हैं, इस सवालों को एकदम मानचित्र पे आपको भर के डिटेल में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र वाले सवालों को आपको कैसे भरना है। ठीक है, देखिए ये आपके सामने पेपर का जो सेट है IX है, एकदम वायरल पेपर है। इस पेपर को एकदम तैयार करके ही आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइएगा। यहाँ पे देखिए ये सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा रहता है अनुक्रमांक और यहाँ पे लिखना है आपको नाम। यहाँ पे देखिए आपका जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। देखिए इसी प्रकार का 2025 में जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे गणित हो गया, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, सबका एक वायरल पेपर आप सभी को करा रहे हैं। इन पेपरों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस पेपर को हल करने से पहले इसके जो सामान्य निर्देश हैं उस सामान्य निर्देश को आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश देखिए यहाँ पे 15 मिनट जो रहेगा इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाता है। अगला है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में विभाजित होगा। खंड अ में 20 अंक का 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जिसे का उत्तर OMR शीट पर आपको देना रहेगा। इसके साथ OMR शीट को बहुत ध्यान से भरिएगा। एक बार यदि OMR शीट भर देंगे तो उसे आपको काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना रहता है। इसके बाद अगला निर्देश आपके सामने है। खंड ब जो 50 अंक का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें वर्णात्मक फर्स्ट रहेगा, वर्णात्मक सेकंड रहेगा और साथ में जो मानचित्र वाले सवाल रहेंगे आप सभी को मानचित्र पे भर के बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित किया जाएगा, कौन से प्रश्न कितने अंक का रहेगा। इसके साथ में दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़ कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य उसे बांधना रहता है। इसके साथ लास्ट निर्देश आपका है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो ये कुछ सामान्य निर्देश है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही सेम टू सेम निर्देश आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से देखिए आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, फिर इसके बाद जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछता है वो भी बताएंगे और इसके साथ में मानचित्र वाले सवालों को मानचित्र पे आपको भर के बताने वाले हैं। तो वीडियो के 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका पहला नंबर का सवाल है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे आपको बता देते हैं। असहयोग आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, ये सभी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन दिया है तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चंपारण आंदोलन ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन जो था महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था और यहाँ पे पूछा है नहीं, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन नहीं चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया गया था। ठीक है, देखिए आपके सामने दूसरा नंबर का इस प्रश्न को तो एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि 1889 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ, ये आपको बताना है। जैसे आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस में क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय हुआ था, जर्मनी का एकीकरण या निरंकुश गणतंत्र का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे तो आप यही याद रखिएगा 1789। आपसे पेपर में बार बार पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था, तो उसका परिणाम यही निकला था कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप इस सन को जरूर याद रखिएगा, आपके पेपर में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
गुलामगिरी के लेखक कौन थे, यानी कि गुलामगिरी के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो रामास्वामी जी थे, ज्योतिबा फूले, भीमराव रामजी अंबेडकर जी थे, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए गुलामगिरी जो लिखा गया था, ये लिखा गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1929 में महाबंदी का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका देखिए यहाँ पे 1929 जरूर सन को याद जरूर रखिएगा। आपसे डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न पूछता है महाबंदी कब प्रारंभ हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में अति उत्पाद हुआ था, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पाद, बेरोजगारी हुआ था, प्रमुख बैंकों का धराशायी हो गया था। ठीक है, देखिए 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख बैंकों का धराशायी हो गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ पे की गई थी। जैसे ऑप्शन है ब्रिटेन में किया गया था, फ्रांस में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, यानी श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक में पाया जाता है, ये बताना है। तमिल, ईसाई, सिन्हली या मुस्लिम। देखिए जो श्रीलंका में अल्पसंख्यक मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो। तो श्रीलंका में ईसाइयों की संख्या क्या है, कम है। तो अल्पसंख्यक के रूप में किसको देखा जाएगा वहाँ पे, इस ऑप्शन के अनुसार ईसाई। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, तो ईसाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, यानी भारत में संघीय व्यवस्था पाया जाता है, ये क्यों है, तो ये आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, तो विकेंद्र देखिए एक केंद्रीकरण दिया है जबकि विकेंद्रीकरण, तो आप विकेंद्रीकरण याद रखिएगा ना, कन्फ्यूजन मत पड़िएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी संघीय राज्य आपको बताना है कौन सा नहीं है। जैसे मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। देखिए मणिपुर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, त्रिपुरा, ये राज्य है, जबकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि संघीय राज्य कौन सा है। तो राज्य आपका ये दिल्ली जो है एक राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल का आवश्यक शर्त है, यानी कि राजनीतिक दल की आवश्यकता शर्त बताना है। जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, या तानाशाही या मानवतावाद। तो देखिए राजनीतिक दल का आवश्यक शर्त यह है कि वहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, तभी तो बोला जाएगा राजनीतिक दल है वहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। आपको बताना है कि हाँ लोकतंत्र इसमें कौन सा नहीं है। जैसे देखिए जनमत, अगला है राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। देखिए लोकतंत्र में कोई जरूरी नहीं है कि बहुसंख्यकों का शासन, वहाँ पे कोई भी शासन कर सकता है, अल्पसंख्यक के लोग भी शासन कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव होता है, चुनाव में जो जीतता है वही शासन करता है। जैसे भारत में क्या है आपका लोकतंत्र है, तो देखिए यहाँ पे दिया बहुसंख्यकों का शासन, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं वाला जवाब क्या होगा, बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न आता है, यानी धातु के बारे में बताना। देखिए कोयला धातु तो है नहीं, अभ्रक धातु नहीं, चूना पत्थर धातु नहीं है, जबकि लोहा क्या है, धातु है, इसलिए खनिज धात्विक के रूप में क्या है आपका, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लौह अयस्क याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे आपको समझा रहे हैं इस प्रकार से आप एक बार प्रश्न को देख लीजिए, सभी प्रश्नों को देखेंगे, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। देखिए 12वां नंबर का प्रश्न आपका क्या है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो देखिए कपास की खेती के लिए आपके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है, इस प्रश्न को जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बस ये याद रखिए। आपको ये प्रश्न कई बार पेपर कराएं, कई बार ये प्रश्न आपको रिपीट कर चुके हैं।
सीमेंट का है, लोह एवं इस्पात का है, कागज का है, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र दिया है, इन क्षेत्रों को जरूर आप एक बार पढ़ के जाइएगा। बोर्ड के एग्जाम में 100% ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सेवा जो क्षेत्र आता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार किसको माना गया है ना? सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं और निजी क्षेत्र होते हैं, इसके विभाजक आधार जो माना गया है उद्यमों के स्वामित्व को माना गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इस प्रश्न को तो थोड़ा सा याद जरूर से रखिएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से है, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से है, या सतत पोषणीय ठीक है विकास से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एजेंडा जो 21 है किससे संबंधित है? सतत पोषणीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में कई पेपरों में बहुत बार रिपीट हुआ है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन 1980 में बना था, 1990 या 1986 या 2001 में। तो देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो बना था 1986 ईस्वी में बना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? देखिए अभी दिया है ऑप्शन 1960 में, 1980, 1970 या 1990। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? यानी कि जैव संसाधन के अंतर्गत क्या होता है? आप इसको याद करने का ट्रिक बहुत अच्छा बताएं। जैव से याद रखिएगा जीव, यानी कि जिसमें जीव होगा, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, ठीक है, मछली हो गया, ये सब क्या होगा? जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पूछा है, देखिए लोहा हो गया, इसमें जीव तो होता नहीं, तांबा चट्टान इसमें नहीं होता, जबकि होता क्या है? मत्स्य पालन में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैव संसाधन के अंतर्गत इसे जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? ठीक है, सर्वोच्च आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक में किसका सूचकांक में सर्वोच्च है। तो वह है आपका श्रीलंका देश का। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है खंड पर। आप पहले कमेंट में ये बताइए कि 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न आपको कराए हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, ये आपको टेस्ट की तरह भी हो जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा। अब यहाँ से प्रारंभ होता है खंड पर। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आपको बता देंगे। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो मानचित्र वाले सवाल हैं, मानचित्र वाले सवाल आपको भर के बताएंगे। देखिए वर्णनात्मक फर्स्ट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न को आपको पहले बता देते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर का सवाल क्या है? भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न कर सकते हैं, या अथवा दिया है। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहता है। अगला देखिए, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। यह अथवा दिया है, राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए 4 नंबर आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्नों को जरूर आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रश्न बताएंगे, जो प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर तैयार कीजिए। मानचित्र वाले सवालों को भर के आंसर के साथ में आपको सिखाने वाले हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अगला है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 प्रमुख सुझाव दीजिए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न है। अगला देखिए आपके सामने है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। अथवा दिया है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण व्याख्या कीजिए। टोटल 4 नंबर के प्रश्न रहता है।
देखिए तृतीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत पेपर में सारे प्रश्न आपका बनता है यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए वर्णात्मक सेकंड आता है कि आपको उत्तर जो देना है 150 शब्दों में देना है। और ये प्रश्न जो रहते हैं आपके टोटल कितने नंबर के रहेंगे, 6 नंबर का रहने वाला है यहाँ का। देखिए अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम आपको बताना है। ठीक है, अथवा में देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। टोटल 6 नंबर का है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर भी निर्भर करते हैं, क्यों। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय आपको सुझाना है। ठीक है, अगला देखिए अथवा में भारत में संघीय व्यवस्था की किन 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, अगला देखिए 27वां नंबर का कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। टोटल ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। यह अथवा में दिया है अवरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्न आपका 6 नंबर का रहता है। अगला देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। यह अथवा में दिया है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये सारे प्रश्न थे। ये सारे प्रश्नों को आप देख के आप इन प्रश्नों को 1-2 बार पढ़ के जरूर जाइएगा। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होते हैं मानचित्र के सवाल। देखिए यहाँ से मानचित्र वाले सभी सवालों को आपको कराने वाले हैं कि मानचित्र वाले सवालों को कैसे बोर्ड के एग्जाम में भरेंगे और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहता है। और एकदम आप सभी को मानचित्र ये देख सकते हैं, इसी तरह मानचित्र पे आपको भर के बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों को, पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मानचित्र संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए 29 का क है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु 1/2 1/2, मतलब सीधे एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा आपका। ये आपके सामने प्रश्न है, सभी प्रश्नों को एकदम आपको बताने वाले हैं, मानचित्र पे भर के भी बताएंगे। देखिए क्या है प्रश्न, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर, यहाँ पे सन महीना जरूर ध्यान दीजिएगा किस महीने का पूछ रहा है, सितंबर 1920 में हुआ था। तो सितंबर 1920 में जो हुआ था आपका हुआ था, देखिए आप लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। और कलकत्ता कहाँ पे पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। चलिए ये आपके सामने मानचित्र है, मानचित्र पे देखिए आप कैसे भरेंगे। तो देखिए यह है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में यह है आपका पश्चिम बंगाल, यहीं पड़ता है आपका कोलकाता। यहाँ पे देखिए कैसे भरना है, ये आपका इस तरह चिन्ह बनाना है, चिन्ह बनाने का डॉट दिखाना है। डॉट के साथ देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कौन से प्रश्न का 29 का पहला है ना, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, 29 का पहला नंबर है और पहला में इसका आंसर क्या होगा, कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता लिखिए चाहे कोलकाता लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले का इस प्रकार से आप भरेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून कहाँ पे तोड़ा गया था, आप सभी को पता होगा, डांडी से। अब देखो डांडी पड़ता कहाँ पे, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, ये है आपके सामने मानचित्र, और मानचित्र है तो गुजरात देखिए कहाँ पे पड़ता है, तो ये वाला भाग जो है आपका ये पड़ता है आपका गुजरात। गुजरात में इसी के आसपास पड़ता है आपका डांडी। यहाँ पे ऐसे बनाइएगा और इसको ऐसे तीर द्वारा दिखा दीजिएगा। 29 का क है और क का कौन सा नंबर है, 2nd नंबर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में, डांडी लिखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डांडी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये प्रश्न तो सबको याद हो गया होगा अब तक, अमृतसर। कहाँ पे हुआ था ये, अमृतसर। और अमृतसर पड़ता कहाँ पे है, तो पंजाब में। देखिए इसको मानचित्र पे आप कैसे भरेंगे, तो ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में पंजाब कहाँ पे पड़ता है, तो ये है राजस्थान, राजस्थान से सटा हुआ ये पड़ता है आपका पंजाब। पंजाब में यहाँ पे पड़ता है आपका, इस प्रकार से भरिएगा। ये है आपका अमृतसर। 29 का कौन से नंबर का है, 29 का क है, क का 3रा नंबर है। 3रा नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए अमृतसर। ये लिखना मत भूलिएगा ना, इसलिए कि इसी पे नंबर मिलने वाला है सर। तो जैसे भर रहे हैं इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आप डिटेल में भरिएगा। ठीक है,
अगला देखिए प्रश्न क्या है आपका कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है आपका, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए ये है आपके सामने मानचित्र। मानचित्र में देखिए उत्तर प्रदेश है कहाँ पे, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं पे यहाँ पे कहीं भी दिखा दीजिए, ये है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में ऐसे दिखाइए 29 क, और ये है आपका चौथा नंबर का, और यहाँ पे लिखिएगा गोरखपुर। गोरखपुर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको भर लीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे चला था, तो ये चला था आपका चंपारण। चंपारण, ठीक है। और चंपारण कहाँ पे है, तो ये है आपका बिहार में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। ये आपके सामने मानचित्र। मानचित्र में देखिए बिहार है कहाँ पे, तो ये है बिहार। बिहार में ये चंपारण दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे खींचिएगा, ये क्या है 29 क 5वां नंबर है ना, भी बनाइएगा, और यहाँ पे लिखिए चंपारण। चंपारण, देखिए आपके मानचित्र में यहाँ जगह रहेगा तो यहीं पे आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना, तो यहीं पे लिख सकते हैं, ऐसा तीर द्वारा खींच लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 5 प्रश्न, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से पाँचों को दिखाएंगे तो आपको टोटल 5 नंबर इस पर मिलेगा। और जैसे भर के बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम भर दीजिएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भरना है। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। यह है आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न। देखिए क्या है कि 29 का ख है, और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 1/2, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। था 5 नंबर का ऊपर मानचित्र बताया है, 5 नंबर का ये वाला आपका रहता है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे है कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया है, देख लीजिए यहाँ पे इस प्रदेश, देखिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लिख के बता देते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, लखनऊ। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो अब देखिए हम मानचित्र पे कैसे भरेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको भर के बताते हैं। यह है आपका मानचित्र, ये है आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन ये देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, सी के द्वारा दिखाना है। तो जैसे आपका पूछेगा उसी तरह आप ऐसे बनाइएगा, थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, यहाँ पे सी इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सी हो गया, यहाँ पे ऐसे खींचिएगा 29 ख का पहला नंबर का है, ये आंसर ये हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ, ठीक है, भर लिया आप। अब चलिए अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा, दक्षिण भारत की जो भी नदी है, देखिए आपको कई नदियाँ बता देते हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, नर्मदा है, ठीक है, कावेरी नदी है। तो जो नदी आपको पता होगा वो नदी दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नदी का नाम बता रहे हैं, तो ये है आपको कावेरी लिख दे रहे हैं, कावेरी, कावेरी नदी। अब देखिए कावेरी नदी है कहाँ पे, यहाँ पे नदी भी लिख लीजिए साथ में, कावेरी नदी। कावेरी नदी को कहाँ दिखाएंगे मानचित्र में, तो ये है आपका मानचित्र, ये है आपका नीचे वाला भाग होता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आप दिखा सकते हैं कावेरी नदी कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। तो देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना, इस चिन्ह के द्वारा, तो ये चिन्ह आप बनाना मत भूलिएगा, ये है आपका, तो ऐसे बना के बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और ये दिखाइएगा आपका 29 ख का कौन से नंबर का है ये, तो ये है आपका 2nd नंबर का, और यहाँ पे लिखिए कावेरी नदी है। कोई भी एक नदी दिखा सकते हैं, जो नदी आपको याद होगा वो नदी दिखा दीजिएगा, कावेरी नदी, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे कैसे बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए आपका अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन त्रिभुज चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह आपको बता दें, इसको याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। क्या याद रखना है, विशाखापट्टनम, ठीक, इसे याद रखिएगा, ये पूर्वी तट पर है। अब देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पे पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो देखिए यह है आपके सामने मानचित्र। मानचित्र में कैसे भरेंगे, तो देखिए ये वाला भाग क्या होता है आपका आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे कहीं पे आप त्रिभुज ऐसे बना के, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बना के ऐसे दिखा दीजिएगा, ठीक है, त्रिभुज जैसा।
त्रिभुज बना लीजिएगा। ये देखिए दिखाइएगा, ये क्या है 29 ख कौन से नंबर का है? ये है आपका तीसरे नंबर का। और यहाँ पे लिखिएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भर लीजिएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र है। तो आपको सभी पता है कि सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है असम में। कहाँ पे होता है? असम में। ठीक, असम देखिए कैसे भरेंगे, ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में देखिए ये वाला भाग जो बता रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका असम। तो यहाँ पे देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है ना, इसलिए चिन्ह दिखाना जरूरी है। तो आप ऐसे बना लीजिएगा इस प्रकार से आयत की तरह, और इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे 29 का कौन से नंबर का है? तो यहाँ पे 29 का क्या है? ख है। और ये है आपका 14 नंबर का, और यहाँ पे लिखिएगा असम। ठीक, ये हो जाएगा आपका असम। भर लिया आप। अब देखिए आपका लास्ट प्रश्न है कि भारत के कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, कोई भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख के बताते हैं कलपक्कम, याद रखिए। क्या? कलपक्कम, कलपक्कम। अब देखिए कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? ये है आपका तमिलनाडु में। देखिए ये है आपके सामने मानचित्र। मानचित्र में तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है? तो देखिए इस तरह वृत्त बना के प्लस करना है। तो देखिए ये हो गया आपका वृत्त, और इसमें इस तरह प्लस बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए दिखाना है तो इधर खींच लीजिएगा। 29 ख कौन से नंबर का है? लास्ट प्रश्न 55वां है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कलपक्कम, कलपक्कम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो भरे थे वही वाला यहाँ पे आपका बताया। तो देखिए ये था आपका संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का एकदम वायरल पेपर। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्नों को एकदम दिमाग में छाप लीजिए, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में जाके सिर्फ मानचित्र पे छापना रहे। तो इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का जितने भी वायरल पेपर है आप सभी को करा रहे हैं। सिर्फ अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो जितना भी पेपर करा रहे हैं सिर्फ इन पेपरों को भी अच्छे से आप हल करके बोर्ड के एग्जाम में चले जाएंगे तो आपका 95 या 90% तक मार्क आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन पेपरों को जरूर तैयार कर लीजिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें